ये कहानी है वैलेंटीन नाम के एक प्लेबॉय की जो मैक्सिको में एक टूरिस्ट प्लेस पर रहता है। यहाँ वो नई नई टूरिस्ट लड़कियों को घुमाता है, उनसे दोस्ती करता है और फिर उनके साथ मौज मस्ती करता है। उसकी जिंदगी में इतनी लड़कियां आ चुकी हैं कि उनमें से कई का तो उसे नाम और शक्ल तक याद नहीं रहती। लेकिन उसकी एक कमजोरी है कि वो डरता बहुत है। वो छोटे से दिखने वाले कॉकरोच से डर जाता है, उसे ऊंचाई से डर लगता है, कुत्तों से डर लगता है और नई चीजें जैसे इंग्लिश सीखने से भी डर लगता है। वो किसी भी लड़की के साथ ज्यादा दिन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता क्योंकि उसे डर है कि अगर किसी लड़की से उसे शादी करनी पड़ गई तो फिर उसे कोई काम धंधा करना पड़ेगा, वाइफ के नखरे झेलने पड़ेंगे और बच्चों की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी। बचपन में उसके डैड ने उसका ये डर निकालने की कोशिश भी की थी और उसे अपने डर का सामना करने के लिए कभी वो उसके ऊपर कोई मकड़ी छोड़ देते थे तो कभी उसे जंगल में अकेला छोड़कर दूर खड़े हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने उसे एक चट्टान से नीचे पानी में धकेल दिया था। लेकिन इससे वैलेंटीन का डर दूर होने की बजाय और बढ़ता ही गया, जो 26 साल बाद आज भी वैसे का वैसा ही है। एक दिन जब वो एक साथ दो लड़कियों के साथ होता है तो उससे मिलने जूली नाम की एक लड़की आती है जिसकी गोद में एक बच्ची भी थी। वैलेंटीन तो एकदम से जूली को पहचान भी नहीं पाता, लेकिन सिगरेट पीते हुए जूली उससे कहती है कि ये तुम्हारी बच्ची है। जिसे सुनते ही वैलेंटीन कहता है कि मजाक मत करो, मैं ये बच्चे की झंझट में नहीं पड़ना चाहता और इस बच्ची की शक्ल तो मुझसे मिलती भी नहीं है। अब जूली उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उससे $10 का नोट मांगती है और बच्ची को उसे पकड़ाकर टैक्सी का किराया देने के लिए बाहर चली जाती है। वैलेंटीन को लगा था कि किराया देकर वो जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन जब काफी देर तक भी वो नहीं आती तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो बच्ची को उसके पास छोड़कर भाग तो नहीं गई है। उसका ये डर बिल्कुल सही साबित होता है और थोड़ी देर बाद जूली एयरपोर्ट से उसे कॉल करके कहती है कि देखो वो छोटी सी बच्ची है, उसका ध्यान रखना। इसके अलावा वो कुछ नहीं बताती और फोन काट देती है। लेकिन एयरपोर्ट पर पीछे से आती अनाउंसमेंट की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि वो फ्लाइट से अमेरिका के लॉस एंजलिस जा रही है। इसलिए वो जल्दी से बच्ची को उठाता है और उसे लेकर स्कूटी से एयरपोर्ट की तरफ चल देता है। लेकिन जब तक वो एयरपोर्ट पहुंचता है तब तक जूली प्लेन में चढ़ रही होती है। वैलेंटीन दूर से ही बच्ची को दिखाकर उसे आवाजें लगाता है, लेकिन जूली उसे देखने के बावजूद भी नहीं रुकती और अपने आंसू पोंछते हुए प्लेन के अंदर चली जाती है। अब वो बुरी तरह डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो इस बच्ची का क्या करे। इसलिए सबसे पहले वो अपने एक दोस्त के पास जाता है क्योंकि उसकी वाइफ से उसे बच्ची का डायपर चेंज करवाना था। जूली एक छोटा सा बैग भी छोड़कर गई थी जिसमें से उसे बच्ची का पासपोर्ट मिल जाता है। इसमें उसका नाम मैगी लिखा हुआ था और पासपोर्ट के हिसाब से वो एक अमेरिकन सिटीजन थी। उसके दोस्त की वाइफ हमेशा से चाहती थी कि वैलेंटीन ये आवारागर्दी छोड़कर जिंदगी को थोड़ा ढंग से जीना शुरू कर दे, इसलिए वो दोस्त से कहती भी है कि देखो कितनी प्यारी बच्ची है, इसे तो तुम अपने पास ही रख लो। लेकिन वैलेंटीन वही बात कहता है कि बच्ची के चक्कर में उससे उसकी आजादी छिन जाएगी और पता नहीं उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसलिए वो उस बच्ची मैगी को जूली को वापस देने के लिए लॉस एंजलिस जाने का फैसला करता है। अपने घर में उसे जूली की एक फोटो भी मिल जाती है जिससे उसे वहाँ के एक होटल का एड्रेस पता चल जाता है जहाँ शायद जूली काम करती होगी। लेकिन वैलेंटीन को फ्लाइट के सफर से भी डर लगता था, इसलिए वो कभी किसी से लिफ्ट लेकर तो कभी पैदल ही अमेरिकन मैक्सिको बॉर्डर की तरफ चल देता है। रास्ते में वो मैगी को अपने बचपन की काफी सारी बातें सुनाता जाता है। एक जगह उसे दूध पिलाता है और यहाँ तक कि अब वो उसका डायपर भी खुद ही बदलने लगता है। आखिर एक ट्रक वाला उसे कुछ मजदूरों के साथ छुपाकर बॉर्डर पार करा देता है और किसी तरह वो मैक्सिको के उस होटल पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ जूली के बारे में पता करना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित होता है क्योंकि उसे इंग्लिश बोलनी और समझनी बिल्कुल भी नहीं आती। अब वो मैगी को होटल में ही एक जगह छोड़कर जूली के बारे में पूछते हुए होटल के 10वें फ्लोर पर पहुंच जाता है। यहाँ उसे फ्रैंक नाम का एक फिल्म प्रोड्यूसर दिख जाता है जो मैक्सिकन लैंग्वेज में ही फोन पर किसी से बात कर रहा था। वैलेंटीन उससे जूली के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इससे पहले कि फ्रैंक उसकी बात सुनता तभी वो देखता है कि मैगी होटल के स्विमिंग पूल के पास जा पहुंची है। ये देखकर वैलेंटीन घबरा जाता है और मैगी को आवाजें देने लगता है। लेकिन जब वो पानी में गिर ही जाती है तो वो ऊपर से ही पूल में कूदने का फैसला कर लेता है। उसका डर उसके ऊपर बुरी तरह हावी हो रहा था, लेकिन वो अपने डैड की बातों को याद करते हुए आखिर 10वीं मंजिल से नीचे कूद ही जाता है। वो फिल्म प्रोड्यूसर फ्रैंक भी उसे इतने ऊपर से कूदता देखकर उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है। फ्रैंक को अपनी फिल्म के लिए एक अच्छे स्टंटमैन की तलाश थी, इसलिए वो नीचे आकर वैलेंटीन को अपनी फिल्म में स्टंटमैन के काम का ऑफर दे देता है। लेकिन आज मैगी को बचाकर वैलेंटीन को ऐसा लगने लगा था कि उसे अपनी बच्ची से प्यार हो गया है, इसलिए वो फ्रैंक का ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि मैं अपनी बच्ची को लेकर वापस मैक्सिको चला जाऊंगा। लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि अगर तुम इस बच्ची को लेकर मैक्सिको गए तो वहाँ एक ना एक दिन तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि ये बच्ची एक अमेरिकन सिटीजन है। वो कहता है कि स्टंटमैन का काम करके यहाँ तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो जिससे अपनी बच्ची की परवरिश तुम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। ये सुनकर वैलेंटीन मैगी को प्यार से देखता है और बिना अपने डर की परवाह किए वो फ्रैंक के लिए स्टंटमैन का काम करने को तैयार हो जाता है क्योंकि वो ये मान लेता है कि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे वो मैगी के अच्छे भविष्य की नींव रख सकता है। इस तरह वो उसे लेकर यहीं रहने लगता है और उसकी अच्छे से देखभाल करने की पूरी कोशिश करता है। शुरू के कुछ साल उसके लिए मैगी की देखभाल करना काफी मुश्किल था, फिर भी वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता। जब वो 2 साल की होती है तो वो उसे कबोर्ड में बैठना सिखाता है। 4 साल की होने पर मैगी अपनी और वैलेंटीन की ड्राइंग बनाकर दीवारें खराब करने लगती है जिससे वैलेंटीन को उससे और भी ज्यादा प्यार होने लगता है। वो कभी जोकर बनकर उसके साथ खेलता है तो कभी उसे बाहर घुमाने ले जाता है। उसका पूरा घर मैगी के तरह तरह के खिलौनों से भरा रहता है जिसमें वो हर वक्त बस उसके साथ खेलता ही रहता है। इस तरह मैगी 7 साल की हो जाती है और वैलेंटीन भी अब तक हॉलीवुड का एक बड़ा स्टंटमैन बन जाता है। हालांकि उसके अंदर का डर अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही था।
था, लेकिन मैगी का चेहरा देखते ही वो इस डर के बावजूद भी बड़े से बड़ा स्टंट करने को तैयार हो जाता है। मैगी को भी वो अपने साथ ही मूवी के सेट पर ले जाता है, जहाँ वो उसके लिए एक इंग्लिश ट्रांसलेटर का काम करती है, क्योंकि वैलेंटाइन इतने साल बाद भी इंग्लिश नहीं सीख पाया है। मैगी उसे अपना असली हीरो मानती है, क्योंकि एक्टर्स तो बस एक्टिंग करते हैं, जबकि सारे मुश्किल स्टंट तो उसके डैड ही करते हैं। वैलेंटाइन अक्सर उसे अपने डैड यानी मैगी के दादाजी की कहानियां सुनाता रहता है कि किस तरह उनकी वजह से उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये कहानियां सुनकर मैगी हमेशा अपने दादाजी से मिलने की ख्वाहिश जताती रहती है और एक दिन वैलेंटाइन की तरह ही उस चट्टान से भी कूदना चाहती है जिससे वैलेंटाइन को उसके डैड ने छलांग लगवाई थी। वो अपनी मोम को भी देखना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है, क्योंकि वैलेंटाइन ने उसे कभी ये नहीं बताया कि उसकी मोम उसे छोड़कर चली गई थी, बल्कि वो तो हर हफ्ते उसे उसकी मोम के नाम से नकली चिट्ठियां लिखता है। दरअसल मैगी को खुश रखने के लिए वो उससे ना जाने कितने झूठ बोलता है और उसे एक सपनों की दुनिया में रखता है जिसमें उसकी मोम दुनिया को बचाने के एक जादुई सफर में बिजी है, इसलिए इतने सालों तक वो उससे मिलने नहीं आ सकी। मैगी भी ये कहानियां सुनकर इनमें पूरी तरह खो गई थी और पूरे यकीन के साथ इन्हें ही सच मानती है, इसलिए चिट्ठियां पढ़कर वो भी खुश रहती है। एक दिन जब वैलेंटाइन उसे स्कूल छोड़कर लौट रहा होता है तो स्कूल की प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाती है, क्योंकि वो अक्सर मैगी को स्कूल से गायब कर देता है। कभी वो उसे फिल्म की शूटिंग पर अपने साथ ले जाता है तो कभी घर पर खेलों में जाए रखता है। वैलेंटाइन प्रिंसिपल की बात सुनता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वो एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसके साथ साथ मैगी भी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाती है। दरअसल वैलेंटाइन कहता था कि उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए मैगी भी इंजेक्शन लगवाने के बाद कहती है कि देखो कुछ नहीं होता। अब डॉक्टर वैलेंटाइन को भी कुछ दवाइयां देता है और मैगी को भी दवाइयां देकर कहता है कि ये तुम्हारी विटामिन की गोलियां हैं, इन्हें टाइम पर लेते रहना। मैगी के बाहर जाने के बाद डॉक्टर उदास होते हुए वैलेंटाइन को बताता है कि जो ट्रीटमेंट हम अब तक चला रहे थे वो फेल हो गया है। ये सुनकर वैलेंटाइन का मुंह उतर जाता है और वो पूछता है कि कितना टाइम बचा है, जिस पर डॉक्टर जवाब देता है कि अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इससे ज्यादा इस सीन में कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन इस सीन को देखकर और वैलेंटाइन के चेहरे का डर देखकर हमें यही समझ में आता है कि कुछ तो है, जिसकी वजह से मैगी के साथ गुजारने के लिए उसके पास थोड़ा ही वक्त बचा है। इस खबर के बाद वो मैगी के साथ और ज्यादा वक्त बिताने के लिए उसे एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है, जहाँ वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। यहाँ एक औरत अपनी बेटी समझकर गलती से मैगी का हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो बहुत उदास हो जाती है और वैलेंटाइन से कहती है कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसकी माँ पता नहीं है भी या नहीं, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं। वो उससे पूछती है कि जब उसकी मोम उससे इतना प्यार करती है तो फिर वो उससे मिलने क्यों नहीं आती। मैगी की ये बात सुनकर वैलेंटाइन बहुत परेशान हो जाता है और अब वो अपने प्रोड्यूसर दोस्त फ्रैंक के साथ मिलकर मैगी के लिए उसकी एक नकली माँ का इंतजाम करने लगता है, जिसके लिए फ्रैंक कुछ लड़कियों का ऑडिशन भी लेता है। इसके बाद घर पर वैलेंटाइन मैगी को फिर से जूली की एक नकली चिट्ठी पकड़ा देता है, जिससे वो ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि आखिरकार उसकी मोम उससे मिलने आ रही है। लेकिन इस नकली प्लान में अचानक कुछ असली हो जाता है, क्योंकि पूरे 7 साल बाद आज अचानक जूली का ही फोन आ जाता है, जिसे कहीं से वैलेंटाइन और मैगी के बारे में पता चल गया था और अब वो अपनी बेटी से मिलने आना चाहती है। अब अगले दिन वैलेंटाइन और मैगी एक पार्क में जूली का इंतजार करने लगते हैं और कुछ इंतजार के बाद जूली भी वहाँ आ जाती है। आते ही वो मैगी को पुकारते हुए नीचे बैठ जाती है, जिसके बाद मैगी भी उसके पास जाकर उसके गले से लग जाती है और इमोशनल होकर उसे चूमने लगती है। वैलेंटाइन दूर खड़ा चुपचाप ये सब देखता रहता है और जब मैगी खुशी खुशी पार्क में खेलने लगती है तो अकेले में वो जूली के पूछने पर उसे सारा सच बता देता है कि किस तरह उसने मैगी को ये बता रखा है कि उन दोनों की शादी हुई थी लेकिन बाद में उनका डिवोर्स हो गया। ये सुनकर जूली उसकी तारीफ करने लगती है और उसका शुक्रिया करती है, जिस पर वैलेंटाइन कहता है कि अच्छा तुम बिना बताए उसे मेरे पास छोड़कर चली गई और आज अचानक सामने आकर मेरा शुक्रिया कर रही हो, जैसे तुम्हें तो अपनी बच्ची की बहुत ज्यादा फिक्र थी। ये सुनकर जूली खामोश रह जाती है। बाद में जब वैलेंटाइन उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है तो घर में भरे खिलौनों को देखकर जूली हैरान रह जाती है। यहाँ उसे वो सारे लेटर और फोटो भी मिलते हैं जो वैलेंटाइन ने सालों तक अपनी बेटी के लिए लिखे थे, जिसे देखकर वो फिर से उसका शुक्रिया करती है, क्योंकि वैलेंटाइन जैसे आवारा प्लेबॉय से उसने इतनी उम्मीद कभी नहीं की थी। लेकिन वैलेंटाइन उसे कह देता है कि शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है। अगले दिन मैगी जूली को अपने स्कूल लेकर जाती है और सारे बच्चों और टीचर्स से मिलवाकर कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, ये है मेरी मोम। उसी दिन बाद में जूली के साथ टहलते हुए वैलेंटाइन उसे डॉक्टर से मिली वो बुरी खबर बताना चाहता था, लेकिन तभी जूली को एक जरूरी मीटिंग के लिए कॉल आ जाती है और बात अधूरी रह जाती है। जूली आज फिर वैलेंटाइन से टैक्सी के लिए $10 मांगती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं। शाम को वैलेंटाइन अपने दोस्त फ्रैंक के पास जाता है और जूली से हुई मुलाकात के बारे में बात करता है। फ्रैंक पूछता है कि उसने डॉक्टर की खबर जूली को बताई या नहीं। वैलेंटाइन कहता है कि बताने का मौका ही नहीं मिल पाया और अब वो सच बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे जूली की हमदर्दी नहीं चाहिए। अब शाम को वो दोनों मैगी को समुद्र किनारे घुमाने ले जाते हैं, जहाँ वैलेंटाइन जूली से पूछता है कि आखिर वो इतने साल बाद अपनी बेटी से मिलने क्यों आई है। जूली कहती है कि उस वक्त वो एक ड्रग एडिक्ट थी और अपनी बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती थी, लेकिन बाद में उसने अपनी नशे की लत से छुटकारा पाया, अपनी वकालत की डिग्री हासिल की और आज वो एक बहुत बड़ी फर्म में एक वकील है। इसलिए वो कहती है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर अपनी बेटी की देखभाल कर सकती हूँ और इसके लिए हमें शादी करने की भी जरूरत नहीं है। वो ये भी बताती है कि वो न्यूयॉर्क में किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती है और कल वो भी मैगी से मिलने आ रहे हैं। अगले दिन वो तीनों लंच के लिए जाते हैं, जहाँ मैगी रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों को देख रही होती है कि इनमें से कौन उसकी मोम का पार्टनर है। वैलेंटाइन और मैगी को लगा था कि कोई आदमी आएगा, लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब एक औरत आती है। जूली बताती है कि यही उसकी पार्टनर रेने है और वो दोनों मिलकर मैगी की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है। बाद में
में मैगी जिद करके जूली और रेने को वैलेंटाइन के फिल्म सेट पर ले जाती है, जहाँ वैलेंटाइन को 5वें फ्लोर से कूदना था। लेकिन मैगी उन दोनों को इम्प्रेस करने के लिए उससे टॉप फ्लोर से कूदने के लिए कहती है और उसकी खुशी के लिए वैलेंटाइन टॉप फ्लोर से कूद जाता है। लेकिन ऐसा करके वो कुछ देर के लिए बेहोश भी हो जाता है। इस तरह पहली बार उसके खतरनाक काम को देखकर जूली भी डर जाती है। लेकिन वैलेंटाइन कहता है कि इस काम की बदौलत ही वो मैगी को एक अच्छी जिंदगी दे पाया है। इसके बाद जूली रेने के साथ न्यूयॉर्क वापस जाने लगती है। फ्लाइट में जाने से पहले जूली कह रही थी कि वो मैगी से मिलने आती रहा करेगी, लेकिन जब मैगी उससे लिपट कर रोने लगती है और कुछ दिन और उसके साथ रहने की जिद करती है तो जूली का मन बदलने लगता है। मगर उसकी फ्लाइट मिस हो रही थी, इसलिए फिलहाल उसे जाना पड़ता है। मगर इसके कुछ ही दिन बाद वैलेंटाइन को कोर्ट का एक नोटिस मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि जूली ने मैगी की फुल कस्टडी पाने के लिए केस कर दिया है। यानी कि वो मैगी से कभी कभी मिलने की बजाय उसे पूरी तरह अपने पास ही रखना चाहती है। वो कोर्ट के सामने मानती है कि अपनी नशे की लत की वजह से वो अपनी बच्ची की देखभाल करने की हालत में नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वो कहती है कि वैलेंटाइन ने मैगी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसका काम बहुत खतरनाक है और अगर किसी दिन उसे कुछ हो गया तो मैगी का क्या होगा। मैगी की स्कूल प्रिंसिपल भी उसे एक बाप के रूप में बिल्कुल लापरवाह इंसान बताती है, क्योंकि वो मैगी को रेगुलर तरीके से स्कूल नहीं भेजता, बल्कि उसे खुश करने के लिए बस उसे घुमाता और खिलाता फिरता है। साथ ही जूली ये भी कहती है कि वो ऐसे इंसान के पास अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती है जो उसे खुश करने के लिए एक ऊंची चट्टान से कूदाना चाहता हो। दरअसल मैगी ने उसे ये बात बताई थी कि एक दिन वो अपने डैड के साथ उस चट्टान से कूदने जाएगी। जूली का पक्ष सुनने के बाद जज उन्हें 2 हफ्ते बाद की तारीख दे देता है, जिस पर वैलेंटाइन का भी पक्ष सुना जाएगा और उसी आधार पर कोई फैसला दिया जाएगा। कोर्ट से बाहर वैलेंटाइन जूली से पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हें कभी भी मैगी से मिलने से नहीं रोका। लेकिन जूली कहती है कि अपनी बेटी से मिलने के बाद मुझे उससे प्यार हो गया है, इसलिए मैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना चाहती हूँ और वैसे भी वो मेरे पास ज्यादा सेफ रहेगी। इसके बाद एक दिन वैलेंटाइन मैगी को लेने स्कूल जाता है तो वहाँ जूली भी आ जाती है और उसे कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाते हुए कहती है कि जब तक केस चल रहा है तब तक हफ्ते में 3 दिन वो भी मैगी के साथ आधा दिन गुजार सकती है। अब मैगी स्कूल से बाहर आती है तो वैलेंटाइन उसे शाम तक के लिए जूली के साथ जाने को कह देता है, जिससे मैगी बहुत खुश हो जाती है। अब जूली उसे काफी सारी शॉपिंग कराती है, घुमाती फिराती है और बच्चों का एक शो भी दिखाने ले जाती है। रात को वो उसे वैलेंटाइन के घर छोड़कर वापस चली जाती है तो मैगी देखती है कि वैलेंटाइन को काफी सारी चोटें लगी हुई थी, क्योंकि मैगी के लिए वो अपना स्टंटमैन का काम छोड़कर आज एक बूढ़ी औरत के घर काम करने गया था। मगर ये काम उसके लिए और भी खतरनाक साबित हुआ और अब उसका ये हाल है। इसके बाद अगली तारीख पड़ती है, जिस पर उसका प्रोड्यूसर दोस्त फ्रैंक कोर्ट को वो कहानी बताता है कि कैसे अपनी बेटी को पूल में डूबने से बचाने के लिए वैलेंटाइन ने 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। जिसके जवाब में जूली का वकील कहता है कि मैगी पूल के पास भी तो उसी की लापरवाही की वजह से जा पहुंची थी। इसी तरह और भी कई लोग वैलेंटाइन के पक्ष में गवाही देते हैं, लेकिन जूली का वकील अपनी दलीलों से इन सब की काट कर देता है। ये सब देखकर फ्रैंक को लगने लगता है कि वो ये केस नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो वैलेंटाइन से कोर्ट को वो डॉक्टर वाली खबर के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है। मगर वैलेंटाइन ऐसा करने से मना कर देता है। वो कोर्ट में बस इतना ही कहता है कि वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है और वो भी उसके साथ बहुत खुश रहती है, इसलिए आप सिर्फ इसलिए मुझे मेरी बेटी से अलग नहीं कर सकते कि 7 साल बाद एक औरत को अचानक याद आ गया कि उसकी एक बेटी भी है। जज वैलेंटाइन की इस बात से बहुत इंप्रेस हो जाता है और वो फैसला सुनाता है कि बच्ची को उसे ही दिया जाएगा जिसे वो बचपन से ही जानती है, जो उसके लिए ऊंची बिल्डिंग से कूद भी सकता है और उसी के लिए कूदना छोड़ भी सकता है। इस तरह वैलेंटाइन मैगी की फुल कस्टडी हासिल करने में कामयाब हो जाता है और अब वो स्टंटमैन की जॉब छोड़ने के साथ ही इंग्लिश भी सीखना शुरू कर देता है। लेकिन फिर एक दिन उसका वकील आकर उसे बताता है कि जूली उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहती है। इस तरह वैलेंटाइन का डीएनए टेस्ट होता है, जिसका रिजल्ट देखकर जज समेत सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टेस्ट से ये साबित हो गया था कि वैलेंटाइन तो मैगी का असली बाप है ही नहीं। ये सुनकर वैलेंटाइन का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि जूली उसकी बताकर किसी और की बच्ची को उसके पास छोड़कर भाग गई थी। मगर फिर भी अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैगी से उसका खून का रिश्ता है या नहीं। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि कोर्ट ने उसकी बच्ची को जूली के हवाले करके उससे दूर करने का फैसला सुना दिया है। इस तरह अब वो वक्त भी आ जाता है जब जूली के साथ जाने के लिए मैगी अपना सामान पैक कर लेती है। अब तक तो वो अपनी मॉम के साथ जाने की जिद कर रही थी, लेकिन जब जाने का वक्त आया तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वैलेंटाइन से लिपट कर रोने लगती है। अपने लिए मैगी का ये प्यार देखकर वैलेंटाइन की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर जूली वैलेंटाइन से कहती है कि मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, तुम मैगी को लेकर जल्दी बाहर आ जाना। मगर उसके जाते ही मैगी रोते हुए वैलेंटाइन से कहती है कि मुझे नहीं जाना किसी के साथ, मैं अपनी पूरी जिंदगी बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनते ही वैलेंटाइन भी रोने लगता है और रोती हुई मैगी को बड़े प्यार से चूमने लगता है। अब बाहर खड़े खड़े जूली को जब काफी टाइम हो जाता है तो वो ऊपर जाकर घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो उसके साथ जो पुलिस वाला था वो दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन अंदर ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि वैलेंटाइन खिड़की के रास्ते से मैगी को लेकर भाग गया है। इस तरह मैगी को साथ लेकर वैलेंटाइन जिस तरह छुपते छुपाते हुए अमेरिका आया था, उसी तरह उसे लेकर वो अपने देश मैक्सिको के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर जूली पुलिस से उसे पकड़कर लाने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस की सुस्त कार्रवाई से तंग आकर वो और उसकी पार्टनर फ्रैंक के पास जाकर उसे धमकी देने लगती है कि वैलेंटाइन कहाँ है ये तुम्हें जरूर पता होगा। फ्रैंक कुछ भी पता होने से साफ इनकार कर देता है, तो वो उससे बदतमीजी से बात करते हुए वैलेंटाइन को भी गालियां देने लगती है, जिससे गुस्से में फ्रैंक कहता है कि तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो, जिस आदमी को तुम गालियां दे रही हो वो पिछले 4 साल से हर रोज इस डर के साथ सो
होकर उठता है कि शायद आज वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहा है। यहाँ भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता और अब मैक्सिको में वैलेंटीन को दिखाया जाता है, जो सबसे पहले अपने दोस्त और उसकी वाइफ से जाकर मिलता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और मैगी से भी काफी सारा प्यार करते हैं। मैगी अपने दादाजी से भी मिलना चाहती थी, लेकिन पता चलता है कि कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई। वो अब उनकी कब्र पर जाते हैं, जहाँ से वो दोनों उस चट्टान पर भी जाते हैं और दोनों एक साथ उसमें छलांग भी लगाते हैं, लेकिन उतनी ऊंचाई से नहीं जितनी से वैलेंटीन को उसके डैड ने कुदाया था। वैलेंटीन बस मैगी की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, क्योंकि शायद अब वो ज्यादा वक्त तक मैगी के साथ नहीं रह पाएगा। डॉक्टर ने जो खबर उसे सुनाई थी उसमें कुछ न कुछ तो ऐसा है जिससे ना चाहते हुए भी वो मैगी से दूर हो जाएगा। वो उसके साथ मछलियां पकड़ता है और हर वो काम करता है जिससे मैगी को ज्यादा से ज्यादा खुशी दे पाए। इसके बाद एक बीच पर मैगी बच्चों के साथ खेल रही होती है और वैलेंटीन उसे ऐसे देखे जा रहा है जैसे उसके अलावा कोई और चीज देखना ही ना चाहता हो। तभी दूर से आती हुई जूली पर मैगी की नजर पड़ती है तो वो दौड़कर वैलेंटीन से लिपट जाती है, लेकिन वो इशारा करके उसे उसकी मॉम से मिलने के लिए कह देता है। आते ही जूली मैगी को बड़े प्यार के साथ गले लगा लेती है और उसके ऊपर बहुत सारा प्यार लुटाती है। अब की बार वो मैगी को ले जाने का जिक्र भी नहीं करती और वैलेंटीन की तरह ही उसे खेलते देखकर बहुत खुश थी। वो दोनों कई दिन तक इसी तरह मैगी के साथ खेलते रहते हैं और जितना हो सकता है उसे उतना प्यार करते हैं। फिर एक दिन डूबते हुए सूरज को देखते हुए जब मैगी वैलेंटीन की गोद में सो रही होती है तो अचानक उसका हाथ वैलेंटीन के कंधे से नीचे गिर जाता है, जिसे देखते ही वैलेंटीन के साथ जूली भी रोने लगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बच्ची ने आज आखिरी सांस ली है और वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। डॉक्टर ने जो बुरी खबर सुनाई थी वो असल में मैगी के बारे में थी। 4 साल पहले वैलेंटीन को मैगी की दिल की एक ऐसी बीमारी के बारे में पता चल गया था जो खामोशी के साथ एक दिन इंसान को मौत की गहरी नींद सुला देती है, लेकिन वैलेंटीन ने उसे इसके बारे में कभी पता नहीं चलने दिया। वो उसे खुश रखने के लिए जो हो सकता था करने लगा। मैगी का जब मन करता वो स्कूल जाती, वो उसे कभी फोर्स नहीं करता, और जब उसका खेलने का मन करता तो वो बच्चों की तरह उसके साथ खेलता और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। जूली को भी फ्रैंक से ये बात पता चल गई थी, इसलिए वो भी सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी के आखिरी दिनों में उसके पास चली आई थी, और फिर उसे वैलेंटीन से दूर ले जाने के बारे में उसने सोचा भी नहीं, क्योंकि मैगी की खुशी वैलेंटीन में बसती थी और अब ये खुशी वो उससे छीनना नहीं चाहती थी। इसके 1 साल बाद वैलेंटीन को उसी बीच पर घूमते हुए दिखाया जाता है जहाँ मैगी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। वो आसमानों की तरफ देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे मैगी वहाँ अपने दादाजी के साथ खेल रही है। उससे प्यार करने वाले उसके डैड और अपनी बेटी की यादों को वैलेंटीन हमेशा अपने दिल में बसा कर रखता है। एक जिन्होंने उसे जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार करने की कोशिश की और दूसरी जिसने उसे बिना तैयारी के जिंदगी का सामना करना सिखाया।